हे क्यूटीज, वेलकम बैक टू द फेक लव की लव स्ट्रिप एंड अस्सलाम वालेकुम। कैसे है सब? ठीक हो ना? आई होप सब ठीक होंगी। गैस पिछला पार्ट में हम लोगों ने देखा था पूजा घबराते हुए डर की मारे वहाँ से भाग जाती हैं तो देवी हंसते हुए कहती, साला डरपोक कहे कि एक बात भी सही से बोल नहीं सकती। क्या बोल रही थी उसने? आप हाँ अच्छी लग रही थी क्या? कुछ भी। पागल लड़की कही कि अरे ऐसे बात तो आज तक मुझे कोई लड़का भी नहीं किया। लगता है सच में पागल है यार। छोड़ो जो भी है, पर उससे मुझे क्या। तो देवी ऐसे बोलकर ना घर के काम करने लग जाती हैं, मतलब सफाई वगैरह, किचन के काम, और फिर घर के आसपास जो भी खली जाएगा था ना वो सारी की सारी फ्लावर्स लगा देती हैं। मतलब देवी आप मन ही मन में ना खुद को इस घर की बेटी मान चुकी थी, इसलिए उसने सब कुछ अपने हाथों से करी थी बुला के साथ। तो थोड़ी देर बाद ही जो उसकी जो बीबी होती है ना, उन्होंने बाहर आके टहलने लगती है कि तभी उनकी नज़र आसपास के फ्लावर पे पड़ती है। तो उन्होंने कहती, वाह कितनी अच्छी फ्लावर लगाया, पर ये फ्लावर तो पहले यहाँ पे नहीं थी, ये किसने लगाया? तो उन्होंने सब मन ही मन में सोच रही थी कि तभी उन्होंने देखती कि सामने से शाजू भी ऐसे ही ना चलने की ट्राई करी है और उसकी पैर में ना कोई पट्टी भी करके दिया। तो उन्होंने कहती, शाजू बेटा इधर आना। तो शाजू अपनी माँ के करीब आती है। तो उसके बाद उन्होंने कहती, ए तेरे पैर की पट्टी किसने किया? मैं तो नहीं किया, और प्रिया तो कभी नहीं करती, तो फिर किसने किया? हाँ। तो शाजू कहती, अरे आपको नहीं पता, वो तो देवी दी ने कर दिया। तो फिर उन्होंने कहती, अच्छा तो पट्टी देवी ने कर दिया, पर ये फ्लावर किसने लगाया? बहुत अच्छा लग रहा है, और तो और आसपास भी कितना सुंदर सजाया, ये सब किसने किया? हाँ। तभी पीछे से बोला सीटी मारते हुए आती और कहती, अरे हमारे देवी दी ने सजाया, वो भी अपने हाथों से, इसलिए तो इतनी सुंदर लग रहा है ना? तो फिर उन्होंने स्मेल करने लग जाती और फिर कहती, हाँ सच में बहुत अच्छा सजाया। तो भी पीछे से जज सब भी हंसते हुए आती और कहती, हाँ देखा, मैं तो तुम्हें पहले ही बोला था कि देवी एक अच्छा इंसान बन जाएगी। अरे उसे तो सिर्फ अपने माँ बाप और भाई बहन की प्यार की ज़रूरत है, देखना आगे भी अच्छा ही होगा। तो फिर उनकी बीवी कहती, हाँ मैं भी हमेशा यही चाहती हूँ कि देवी सही रास्ते पे आ जाए और तुम्हारी बात भी छाछ हो जाए। तो फिर सब बहुत खुश हो जाती हैं और ये सारी बातें जो है ना उस साइड पे खड़ी होकर देवी सुन ली थी। उसके बाद देवी भी काफ़ी खुश हो जाती है और फिर वो भी स्माइल करने लगती। उसके बाद देवी सारे घर के काम ख़त्म करने के बाद प्रिया की रूम में आ जाती और प्रिया की रूम में कुछ कर ही रही थी कि तभी प्रिया की रूम में लैंडलाइन पे ना कॉल बजने लगती। तो मतलब जैसे ही कॉल बजने लगती है ना, तभी देवी भाग के जाकर ना उस कॉल उठा लेती और फिर कहती, हेलो कौन? हेलो हेलो कौन बोल रही है? अरे बात क्यों नहीं कर रही है? हाँ। तो भी आगे जो भी होती है ना उसने कहती, हेलो कौन? प्रिया। तो मतलब देवी उसकी आवाज़ थोड़ी सुन ही रही थी कि तभी वॉशरूम से प्रिया निकल आती और वो बाहर आके जैसे देवी को बात करते हुए देखती है ना, तो फौरन आके देवी को धक्का दे देती है और उससे फ़ोन खींच लेती और कहती, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे रूम में आके मेरी कॉल उठाने की? हाँ आउट, गेट आउट, अभी निकल जा इस रूम से। पता नहीं कहाँ से मुंह उठा के चले आ जाती हैं। हाँ। तो फिर देवी को भी बहुत गुस्सा आ जाती है और गुस्से से प्रिया को हटा के कहती, चुड़ैल कहेगी, पता नहीं खुद को क्या समझ रखा है। हाँ। तो देवी ऐसे बोल के गुस्से से बाहर चले जाती हैं। तो प्रिया देवी को घूरने लगती कि इसकी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की? हाँ। तो भी आगे से कोई कहती, हेलो प्रिया। तो प्रिया कहती, कौन? टोनी। तो आगे से टोनी कहती, हाँ स्वीटहार्ट मैं हूँ टोनी, और तुम्हें पता है ना मैं तुमसे बात किया बगैर नहीं रह सकती। हाँ। तो फिर प्रिया कहती, हाँ बाबा मुझे अच्छे से पता है। तो फिर टोनी कहती, अरे जान सुनो ना, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है, प्लीज़ मेरा भेजा हुआ एड्रेस पर आ जाओ। हाँ मैं तुम्हारी वेट कर रही हूँ, प्लीज़ जान। तो फिर प्रिया कहती, हाँ हाँ मैं अभी आ रही हूँ। तो ऐसे बोल के दोनों एक कॉल कट कर देती है और फिर टोनी जैसे कॉल कट के पीछे घूमती है ना, तो भी देखती कि पीछे वही बॉस खड़ी है जिसके साथ पहले देवी चोरी की काम करती थी और गलत गलत सामान सप्लाई देने की काम करती थी ना, मतलब वही बॉस होती है। तो उन्होंने टोनी के सामने आके खड़ी हो जाती और कहती, वाह भांजा मज़ा आ गया। तो ऐसे बोलकर ना उन्होंने बहुत ही गुस्से में आ जाती हैं और गुस्से से ना ऐसे अपने हाथ को ना मुट्ठी में कर लेती। तो टोनी तो उन्हें देख कर बहुत ही घबरा जाती है और घबराहट के मारे ना ऐसे कहती, अस्सलाम वालेकुम चाचा जी। तो उन्होंने भी गुस्से में कहती, वालेकुम सलाम। तो पहचाना मुझे? हाँ।
तो टोनी घबराते हुए कहती, अरे नहीं नहीं चाचा जी, ऐसा कभी हो सकती है कि मैं आपको ना पहचानूं? हाँ, अरे अभी तो मेरी हर परेशानी की दवाई हो, है ना? तो फिर उन्होंने कहती, हाँ हाँ बस बस बहुत हो गया मक्खनबाजी, अब बंद कर, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, अब काम की बात बोल। तो टोनी कहती, अरे कौन सी काम की बात? तो फिर बॉस ने कहती, ओ अच्छा याद नहीं आ रहा है, चल कोई ना, मैं तुझे याद दिला देती हूँ। 2 महीने पहले तो मुझसे 5 लाख लिया था और कह रहा था कि 2 महीने बाद लौटा दूंगी, और अब 4 महीने होते जा रहा है, तू अब तक एक बार भी मुझसे मिलने तक नहीं आया और न तेरी कोई अता पता भी है, तू तो एकदम से गायब हो गया साला। तो ऐसे बोलकर ना बॉस ने अपने सीने पे एक मारती है और कहती, अरे एक कटरी मस्तन है, कटरी मस्तन, जो दूसरी की जेब कट के ना खुद की जेब बढ़ती है, पता है? और तू साला मेरे साथ मजा ले रही है, मुझसे पंगा ले रही है, क्या बात है, लगता है तुझ पे बहुत हिम्मत आ गई है ना? तो बस ने ऐसे बोल के ना टोनी को शोल्डर से पकड़ती, तो टोनी तो बहुत ही ज़्यादा घबरा जाती है, क्योंकि बस के साथ काफ़ी सारे लोग थे और सबके हाथों में गान होती है और उन्होंने अकेले कहीं नहीं जाती है, और बॉस ने तो बहुत ही घटिया इंसान होती है। तो फिर बॉस ने गुस्से से टोनी को कॉलर से पकड़ती और कहती, अगर तेरी गर्दन पे सर रखना चाहता है ना तो अभी मुझे सब बता दे कि मेरा पैसा कब लौटेगी, हाँ, और ना मैं तुझे अभी जान से मार दूंगी साला हरामखोर। तो फिर टोनी घबराते हुए स्माइल करते हुए कहती, अरे अरे चाचा ये आप क्या कह रही है? आपको शायद नहीं पता, मैं अभी बैंक पे बात कर रही थी पैसा को लेकर, और फिर वहाँ से पैसा आते ही मैं आपको दे दूंगी, तो और कोई टेंशन भी नहीं होगा, प्लीज ना चाचा और एक तो चांस दे दो। तो बॉस ने कहती, हाँ ठीक है, लेकिन हाँ यही तेरी लास्ट चांस है, अगर इस बार भी मिस हुआ ना तो मुझे नहीं पता मैं क्या ही कर दूंगी। तो फिर टोनी हंसते हुए कहती, हाँ चाचा पक्का, इस बार कोई मिस नहीं होगा। तो फिर बॉस ने सबसे बेला के साथ वहाँ से चले जाती हैं, और इधर हम देखती हैं कि कुछ लोग जो होती है ना वो एक 12-13 साल की बच्ची के पीछे भाग रही होती है, और मतलब उस बच्ची जो होती है ना वो भागते भागते एक जगह पे जाकर ना गिर जाती है। तो मतलब कुछ लोग तो चिल्लाने लगती है कि चोर चोर चोर। तो फिर जब उस बच्चे ने गिर जाती है ना तो सब लोग ना उसे पीटने लग जाती है। तो मतलब जब उस बच्ची को पीटने लगती है ना तभी वहीं से ऑफिसर शालू गुजरी होती है, और उसने जब ये सब देखती है ना तो भाग के आती है और सबको रोकती कि रुको, क्या कर रही हो, छोड़ो उसे। तो फिर सब एकदम से रुक जाती है। तो शालू देखती और कहती, अरे इस बच्ची को मार क्यों रही है? हाँ। तो फिर एक आदमी कहती, मैडम जी इसने मेरे वॉलेट चुराया था। तो शालू देखती कि उस बच्ची की हालत तो बहुत ही खराब है। तो शालू कहती, ओह माय गॉड, इसकी हालत तो बहुत ही खराब है, इसे तो अभी हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। तो शालू फौरन उस बच्ची को अपनी गोद में उठा लेती है और ड्राइवर को कहती, जल्दी से इसे हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा, इसकी हालत बहुत ही खराब है। तो मतलब ड्राइवर इन लोगों की गाड़ी से ना उस बच्ची को हॉस्पिटल लेके आ जाती है, और फिर हॉस्पिटल आके शालू डॉक्टर को कहती, प्लीज़ डॉक्टर जल्दी से इसकी ट्रीटमेंट कीजिए। तो डॉक्टर जल्दी से उस बच्ची को ना अंदर भेज देती है। तब तक उस बच्ची की जो माँ होती है ना वो भी हॉस्पिटल में आ जाती है, और हॉस्पिटल आते ना उन्होंने बहुत ही ज़्यादा रोने लग जाती। और शालू जो होती है ना वो ऑपरेशन थिएटर के बाहर ही टहल रही होती है कि तो भी नर्स और डॉक्टर उस बच्ची की डेड बॉडी लेके ना बाहर आती हैं। तो शालू कहती, क्या हुआ डॉक्टर, उस बच्ची ठीक है ना? तो फिर डॉक्टर ने कहती, सॉरी मैम शी इज़ डेड। तो शालू गुस्से से कहती, शिट, कि तो भी उस बच्ची की जो माँ होती है ना वो भाग के आती और अपनी बच्ची को पकड़ के ना बहुत ही रोने लग जाती, और रोते रोते कहती, क्यों मैं तुझे पैसे के लिए काम पे भेजा था, क्यों भेजा था? अगर तुझे काम पे ना भेजती तो ऐसा कुछ नहीं होता। क्यों मैं उस कमला भाई की बात पे आ गई और हमेशा के लिए मैं अपनी इकलौती बच्ची को खो दी? क्यों आई उसकी बातों पे? क्यों मैं उसे बोला था कि मुझे पैसा की जरूरत है, कि मुझे पैसा की जरूरत है? तो उस औरत ने जब ऐसे बोल के रोने लगती है ना तो भी शालू को कुछ याद आती कि यह नाम कुछ जाना पहचाना लग रही है, ये कमला बाई है कौन? तो ऐसे सोच के ना शालू उनकी पास आके खड़ी हो जाती और कहती, 1 मिनट, आपने क्या बोला? इसे काम के लिए भेजी थी? किसके पास भेजी थी काम के लिए? हाँ बताइए मुझे। तो उन्होंने बहुत ही ज़्यादा घबरा जाती कि मैं इतनी छोटी बच्ची को काम पे दिया, अब ना मुझ पर ही कुछ केस बन जाए। तो ऐसे सोच के ना उन्होंने एकदम से चुप हो जाती और कुछ नहीं कहती। तो शालू कहती, आपको पता है अपनी बच्ची ने क्या काम करती थी? हाँ बताए मुझे ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो फिर उन्होंने कहती, हाँ पता है, उस कमला भाई ने बोली थी कि
कि किसी के घर पे नौकरों के काम पर लगा देगी, जो कि मुझे अच्छे से पता है कि मेरी बच्ची बहुत ही छोटी है। पर क्या करती, मुझे पैसे की बहुत ही ज़रूरत थी, इसलिए मैं कमला भाई की बात पे आ गई। और देखिए ना, पैसे की वजह से मैं अपनी बच्ची को ही खो दिया, मैं अपनी बच्ची को ही खो दिया। तो ऐसे बोल के उन्होंने बहुत ही रोने लगती है। तो फिर शालू कहती, जो हुआ वो बहुत ही गलत हुआ, पर आपको अच्छे से पता करना चाहिए थी ना कि उस औरत ने क्या करती है, कहाँ रहती है। और आपको शायद नहीं पता, ये जो कमला बाई है ना, ये ऐसे वैसे औरत नहीं है, ये भी एक चोरी है और बहुत ही घटिया औरत है। तो उन्होंने कहती, उसकी घर तो नहीं जानती, लेकिन हाँ, ये कभी कभी एक आदमी के साथ हमेशा एक जगह पे आता रहता है। तो शालू कहती, ग्रेट, तो जल्दी हमें उस जगह के बारे में बताइए। तो उन्होंने शालू को सब कुछ बता देती है। और जैसे ही शालू कमला बाई के बारे में सब जानती है ना, तो तुरंत फोर्स भेज देती है। और मतलब थोड़ी देर में ही कुछ फोर्स जाके ना उस कमला बाई को पकड़ लेती है। और फिर कमर में डोरी बन के हाथ में हाथ करा पड़ा के ना ऐसे ही खींचते हुए पुलिस स्टेशन में लेके आ रही होती है। और तो और इन फोर्स लोगों के साथ शालू की एक जूनियर ऑफिसर भी थी, जिसने बॉस के पास से कमला बाई से काफ़ी सारी रिश्वत ली थी। और सबने जब उन्हें खींच के लेके आ रही होती है ना, तभी कमला बाई ने कहती, बाबा भूल, मुझे इस उम्र में क्यों इतनी परेशान कर रही है, क्यों इतनी तकलीफ दे रही है, भूल गई है क्या मुझे? पता है ना मैं सबको कितना पैसा खिलाती हूँ, फिर भी मेरे साथ ऐसे सलूक कर रही है। हाँ देखो बाबा आबुल, मैं पक्का वादा कर रही हूँ, अब से ना सबसे ज़्यादा पैसा मैं तुम्हें ही दूंगी, प्लीज़ ना बाबा मुझे छोड़ दो। तो उस ऑफिसर ने कहती, नहीं नहीं, अब तो मेरी ऑर्डर बिल्कुल भी नहीं चलेगी, अब तो मेरे ऊपर की ऑफिसर की ऑर्डर ही चलेगी, अब मुँह बंद करो, और ना मेरे सच भी सामने आ जाएगी कि मैं रिश्वत लेती थी। तो ऐसे अबुल बोल ही रही थी कि तभी सामने से ना शालू आके खड़ी हो जाती। और तो और कमला बाई जैसे ही शालू को देखती है ना, तो पता नहीं क्यों वो बहुत ही ज़्यादा घबरा जाती, उसके सर से ना पसीना आ रही होती। तो फिर शालू उनके सामने आके खड़ी हो जाती और फिर उनकी आंखों में आंखें डाल के कहती, मुझे अच्छे से याद है कि तुम वही औरत हो ना जिसने कुछ दिन पहले एक काजल नाम की लड़की को छुड़ाने के लिए मेरे पास आई थी, है ना? तो उन्होंने कुछ नहीं कहती, लेकिन डर के मारे उनके हाथ पैर बहुत ही कांप रही थी। तो फिर शालू उन्हें देख के पानी पिलाती और कहती, बैठो। तो फिर खुद भी बैठ जाती और कहती, मैं तुम्हें कुछ नहीं बोलूँगी और कुछ भी नहीं करूँगी अगर तुम मुझे सब कुछ सच सच बता दो कि तुम कम की बात करके जो भी बच्ची को लेके आती हो ना, उस बच्चे को किसके हवाले करती हो और उसका नाम क्या है, सिर्फ ये बता दो, और बाकी सब मैं खुद ही हासिल कर लूँगी। हाँ तो फिर उन्होंने रोते हुए कहती, मैडम जी मुझे कुछ नहीं पता, मैं सास कह रही हूँ, मैं कुछ नहीं जानती। तो शालू कहती, हाँ वो तो मुझे पहले से ही पता था कि तुम यही बोलोगी कि तुम कुछ नहीं जानती, तुम्हें कुछ नहीं पता। चलो कोई ना, मेरे पास एक लेडी कांस्टेबल है, उन्होंने ऐसी दवाई जानती है ना जिस पर उसकी दवाई एक बार पड़ती है ना और उसने ज़िंदगी की जो जो चीज़ भूल जाती है ना, 2 मिनट्स में उसे सारी की सारी याद आ जाएगी। हाँ तो कमला बाई कहती, क्या कौन सी दवाई? हाँ तो फिर शालू कहती, ज़्यादा कुछ नहीं, बस ऐसे हालत करेगी कि तुम्हारी हड्डी पसली अलग हो जाएगी। और तो और तुम्हें अच्छे से पता होगा ना कि इस उम्र में अगर एक बार हड्डी पसली टूट जाए तो कभी जोड़ नहीं पाओगी, समझा ना? तो बाकी तुम्हारी मर्जी, मैं तो चली। तो चलो ऐसे बोल के ना जाने लगती हैं। तो अभी उस औरत ने कहती, देखो मेरी कोई गलती नहीं है, मैं प्रेशर की पेशेंट हूँ, अगर मुझे कुछ हुआ ना तो कोई तुम्हें छोड़ेगा नहीं। तो ये सुन के तो शलू को बहुत गुस्सा आ जाता है और गुस्से से कहती, चुप, एकदम चुप, बोल बच्ची को किसके हवाले करती थी? हाँ अगर जाने बसना चाहता है ना तो सच सच बता। और ना तो शालू ऐसे बोल के ना गुस्से से उनकी कमर में जो डोरी था ना उसी से उनकी गले को पकड़ ली थी। तो मतलब शालू गुस्से से उन्हें इतना टाइटली पकड़ ली थी है ना कि उनकी सांसें अटक रही थी। तो फिर उन्होंने कहती, हाँ हाँ मैं सच सच बता रही हूँ, तुम छोड़ो पहले, तुम छोड़ो पहले। तो फिर उन्होंने शालू को सब कुछ बता देती है। और जैसे ही शालू को बताती है ना तो शालू फौरन फोर्स के साथ उन लोगों को पकड़ने के लिए उन लोगों के ढाबे पे आ जाती है। और उन लोगों ने जैसे ही पुलिस की गाड़ी देखती है ना तो सब सतर्क हो जाती है। और गाड़ी रुकने के बाद सारी की सारी फोर्स जो होती है ना वो नीचे उतारने लगती हैं। और फिर आसपास देखती हैं तो आसपास कुछ भी नहीं होती। उसके बाद शालू भी नीचे उतरती है और मतलब शालू नीचे उतर के ना इधर उधर देखने लगती है। तो शालू जैसे इधर उधर देखने लगती है ना कि तो अभी फायर होने लगती है।
तो शालू फौरन घूम के ना एक पेड़ के पीछे छुप जाती है और फिर शालू भी फायर करने लग जाती है। और मतलब बॉस के साथ जो टट्टू फट्टू होती है ना, वो लोग तो मतलब दोनों हाथों से फायर करने लग जाती है। और इधर हमारी शालू वो भी काम नहीं थी, वो भी दो आदमी को ना वहीं पे शूट कर देती है और दोनों की दोनों वहीं पे डेट हो जाती है। कि तभी शालू देखती कि बॉस जो होती है ना, उन्होंने भाग रही है, तो शालू भी उनके पीछे पीछे भागने लग जाती है। और फिर ऐसे ना भागते भागते एक मौका मार के ना उनके आगे ना गन पॉइंट कर लेती है। और मतलब बॉस के हाथ में भी ना गन था, तो उन्होंने भी ना शालू को पॉइंट करती और ऐसे ना गन चलाने लगती है। कि तो भी देखती कि उनकी गन के अंदर तो बुलेट है ही नहीं, पर फिर भी जबरदस्ती ना गन चलाने लगती है। तो शालू कहती डोंट मूव, बहुत हो गया तुम्हारा जबरदस्ती। तो शालू ऐसे बोलकर ना उनके हाथों से गन खींच लेती है और कहती ऐसे जबरदस्ती करके बहुत बच्ची की जिंदगी तूने बर्बाद कर दिया, तूने सारी जिंदगी सिर्फ गुनाह ही किया, बहुत माँ की सपना तहस नहस कर दिया, तेरी वजह से बहुत बच्ची की जान रास्ते पे ही चले जाती है। और कभी कभी तो उस बच्ची की डेड बॉडी भी अपनी माँ बाप के पास नहीं पहुँच पाती। मैं तो तुझ पर ऐसे केस ठोकूंगी ना कि सारी जिंदगी तुझे जेल में रहना पड़ेगी, तू कभी जेल से बाहर निकल ही नहीं सकती। तो ये सुन के ना बस ने हंसते हुए कहते मजा आ गया सॉरी तेरी बात सुन के। तो शालू को तो बस उनको बहुत ही गुस्सा आ जाती और कहती चुप, एकदम चुप। तो ऐसे बोल के ना शालू इशारा करती है कांस्टेबल को कि हथकड़ा पहनाओ। तो फिर कांस्टेबल ने उन्हें हथकड़ा पहनाती है और बाकी जो लोग थी ना सबको गाड़ी में बैठा के सब वहाँ से चला जाती है। और इधर हम देखती है कि शाजू की पैर की हालत बहुत ही ख़राब हो जाती है। तो जसप की जो बीबी होती है ना, उन्होंने फ़ौरन पूजा को कॉल लगा देती है और फ़ौरन उसे घर पे आने को बोल देती। तो देवी थोड़ी देर में ना जसप की घर पहुंच जाती है और जैसे ही रूम के अंदर आने लगती है ना कि तभी देवी भी रूम से बाहर जाने लगती है। तो मतलब फिर से दोनों की धक्का लग जाती और जैसे ही दोनों की धक्का लग जाती है ना, तो हमेशा की तरह देवी इस बार गुस्सा नहीं करती, पता नहीं क्यों। और तो और उसने चुपके से ना ऐसे स्मेल करने लग जाती। तो फिर देवी बिना कुछ बोले वहाँ से जाने लगती है और जैसे जाने लगती है ना, तो भी पूजा उसका हाथ पकड़ लेती और कहती अरे कहाँ चली, देख नहीं रहा कि मैं गिर गई हूँ, उठा नहीं सकती क्या। तो ऐसे बोल के पूजा खड़ी हो जाती और देवी को ना इतनी जोर से अपनी तरफ खींचती है ना कि दोनों की बॉडी एक दूसरे के साथ टच होने लगती है। तो मतलब देवी एकदम से ना शॉक्ड हो जाती है और ऐसे ना पूजा की आंखों में दिखने लग जाती है और पूजा भी उसकी आंखों में दिख रही होती है। तो मतलब यहाँ इन दोनों की ना एक प्यारी सी आई कांटेक्ट हो जाती है। दोनों एक दूसरे को बहुत ही प्यार से दिख रही होती है। दोनों एक दूसरे की फेस को बस पागलों की तरह देखी जा रही थी, पता नहीं क्यों, जो कि यही इन दोनों की फर्स्ट टाइम थी जो ये दोनों एक दूसरे की इतनी करीब आई है। तो पता नहीं पूजा को क्या हो जाती, उसने अपने हाथों से देवी की बालों को सेट पे करती। तो देवी कुछ नहीं कहती और फिर उसकी फेस को ना ऐसे टच करती और कहती सच में तुम बहुत सुंदर हो और तो और काफ़ी क्यूट भी हो, जैसे मैं ही चाहती थी ना तुम बिल्कुल ऐसी हो। तो मतलब देवी तो अभी तक होश में नहीं होती है, वो लग रहा है कहीं खो गई थी। और जैसे ही उसमें होश में आती है ना, तो फौरन पूजा को धक्का दे देती है और कहती अरे क्या क्या कर रही हो, छोड़ो मुझे, अरे क्या बकवास करी है, हाँ मैं तुम्हें लास्ट बार बंद कर रही हूँ, तुम मेरी आसपास भी मत आना, समझे तुम। तो देवी गुस्से से वहाँ से जाने लगती है। तो भी पूजा कहती अरे कहाँ जा रही है, प्लीज देवी मेरी बात तो सुनो। लेकिन देवी कुछ नहीं सुनती और वो सीधा किचन में घुस जाती है और किचन में जाते ना देवी अपने दिल पे हाथ रख लेती। और मतलब देवी तो बहुत ही ज्यादा घबरा रही थी और कहती ये मेरे दिल को क्या हुआ, ये इतनी जोर से क्यों धड़क रही है, अब तक तो सब कुछ ठीक था, पर जैसे पूजा मेरे करीब आया पता नहीं क्यों मेरे दिल की धड़कन बढ़ने लगी है। और तो और जब उसने मुझे छोड़ी थी तब मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, पता नहीं क्यों मैं तो उसे सही से जानती भी नहीं, मैं तो उसे से तब मिला भी नहीं था, पर फिर भी उसके छूना, उसके करीब जाना, उससे बातें करना मुझे इतना अच्छा क्यों लग रही है। तो देवी ऐसे बोलकर ना पूजा के बारे में सोचने लग जाती है कि कैसे उसके साथ धक्का लगा था, पूजा कैसे उसे अपनी तरफ खींचा था, उसकी कमर में हाथ डाला था, उसके बालों को साइड पे किया था, उसकी फेस को छुआ था। तो ऐसे ही सोच के ना कहती छी ये मैं क्या सोच रही हूँ, वो भी एक लड़के के बारे में, ऐसा कभी नहीं हो सकता। नहीं नहीं नहीं, मैं भी ना कुछ भी सोचती हूँ, लगता है मैं कोई नशा किया और पता नहीं क्यों ये लड़के भी ना सिर्फ मुझ पे गिर जाती है। क्या यार क्या करो इस लड़की को, हाँ
तो अभी भोला किशन की एक कोने से कहती, हाँ जान, यही तो है प्यार की निशा। हाँ, क्योंकि मैं तुम्हें प्यार करती हूँ, तुम मुझे प्यार करती हो, इसलिए तो तुम मुझे हर तरफ देखती हो, मेरी बारे में सोच के मुस्कुराती हो, मुझे ना देखने से परेशान हो जाती हो, यही तो है ना प्यार। तो मतलब देवी जो होती है ना, वो भोला की सारी बातें सुन लेती है और फिर कहती, क्या, किसके बारे में सोच के मुस्कुराना, उसे ना देखने से परेशान होना और उसे देखकर अच्छा लगना, यही है प्यार, क्या कुछ भी या बुला भी ना, लगता ये भी जरूर कोई नशा किया, तभी तो ऐसे बोल रही है। तो देवी ऐसे सोच रही थी कि तभी जोसेफ की जो बीबी होती है ना, उन्होंने देवी को बुलाती कि देवी, देवी कहाँ गई बेटा, इधर आना। तो देवी भाग के आती और कहती, क्या हुआ माँ। तो उन्होंने देवी के मुंह पे जैसे माँ सुनती है ना, तो उन्होंने तो बहुत खुश हो जाती है और कहती, तेरे मुंह पे माँ सुन के मुझे बहुत सुकून मिलता है बेटा। तो ये सुनकर तो देवी बहुत खुश हो जाती है और फिर कहती, हाँ ना माँ बोलो क्या हुआ। तो फिर उन्होंने कहती, हाँ जल्दी से जा और शाजू के लिए खाना गर्म करके लेके आ, उसे दवाई पिलानी है ना। तो फिर पता नहीं क्यों देवी इधर उधर दिखने लगती कि पूजा कहाँ गई, वो तो रूम में नहीं है, तो फिर कहाँ गई। तो फिर उन्होंने कहती, क्या हुआ बेटा, कुछ ढूंढ रही है क्या। तो देवी कहती, अरे नहीं नहीं माँ, कुछ नहीं, मैं अभी खाना लेके आती हूँ। हाँ। तो देवी ऐसे बोल के ना फिर से किचन में आ जाती है और किचन में आके जैसे उसने खाना गर्म करने लगती है ना, लेकिन बार बार पूजा की बात ही उसके दिमाग में घूमने लगती है कि उसने बोला था कि तुम बहुत सुंदर हो, बिल्कुल ऐसे जैसे मैं चाहती थी। तो ऐसे बोल के पूजा जैसे उसकी फेस को सोने लगती है ना, तो अभी देवी को लगती कि पूजा अभी भी उसे सो रही है। तो मतलब देवी शर्मा तो है ना, आंखें बंद कर ली थी और फिर कहती, क्या करी है। तो भी सामने से ना सिटी मारते हुए बुला आ जाती और कहती, अरे दी मैंने क्या किया। तो बोला जैसे ही सिटी मारती है ना, तो देवी एकदम से होश में आ जाती और घबराते हुए कहती, क्या 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 बोला, कुछ 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 भी तो नहीं। हाँ। तो अभी देखती कि खाना जल रही है, तो देवी को तो मतलब कुछ होश ही नहीं होती है कि उसने किचन में क्यों आई थी, खाना गर्म करने के लिए या कुछ और काम के लिए। वो तो बस अपनी पूजा में ही खोई होती है और बिना सोचे बिना समझे ना उसने गर्म खाने पे हाथ रख ली थी और जैसे ही वो गर्म खाने पे हाथ रख लेती है ना, तो वो चिल्लाने लगती कि आउच, आह आह। तो बोला कहती, क्या हुआ दी, हाथ जल गई है क्या। तभी देवी कहती, आह आह आह, नहीं नहीं ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा सा लगी है। तो फिर ऐसे ही हाथों से ना खाना निकल के शाजू के लिए लेके आती है। तो फिर उसकी माँ कहती, क्या हुआ बेटा, कुछ हुआ है क्या, चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी। तो देवी कहती, नहीं माँ, कुछ कुछ नहीं हुआ। तो ऐसे बोल के ना पता नहीं क्यों उसकी मूड थोड़ा ख़राब हो जाती है और फिर वहाँ से ना बाहर चले जाती हैं और जैसे बाहर आती है ना, तभी डोरबेल बजने लगती है। तो देवी भुला को बुलाने लगती है कि भुला भुला कहाँ गई। तो भुला तो वहाँ पे नहीं होती है और वो कुछ सुन ही नहीं रही थी। तो देवी कहती, ये भुला भी है ना, पता नहीं हर टाइम किससे बात करते रहती है। तो ऐसे बोल के ना देवी खुद आके दरजा खुलती है। तभी वो देखती कि वहाँ तो और कोई नहीं होता, वो तो डॉक्टर पूजा होती है, वो भी भीगा हुआ। तो भी देवी सोचती कि शायद उसके बारे में सोच रही थी, इसलिए उसके वहम होगा। किशन की तरह यहाँ पे भी उसे पूजा ही दिखाई देती है। तो देवी गुस्से से कहती, क्या है, हाँ हर जगह पे बस तुम ही तुम दिखाई देती हो, क्यों इतनी परेशान कर रही हो, हाँ जाओ यहाँ से। तो तभी ऐसे बोल के ना दरवाजा फिर से बंद कर देती है। तो पूजा फिर से डोरबेल बजाने लगती है। तो देवी को तो बहुत गुस्सा आ जाती है और गुस्से से कहती, पता नहीं ये मेरे साथ क्या होते जा रहा है और आप कौन आ गया। तो देवी ऐसे बोल के ना फिर से डोर खोलती है। तो देखते कि इस बार भी वहीं पे पूजा ही खड़ी है और तो और उसने बहुत ही ज्यादा कपड़ी थी ठंड में। तो देवी कहती, क्यों इतनी नौटंकी कर रही हो, हाँ बोला ना जाओ यहाँ से। तो पूजा कहती, मुझे बहुत ठंड लग रही है। तो देवी कहती, हाँ तो मैं क्या करूँ, हाँ अगर तुम सच में यहाँ होती ना तो मैं सच में तुम्हें कस के जगह लेती, लेकिन तुम तो यहाँ हो नहीं, है ना। और ये जो तुम्हारी छाया हर तरफ मुझे परेशान कर रही है ना, मैं कसम से कह रही हूँ मैं ना तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, याद रखना। तो भी पूजा कहती, हाँ मैं भी तो यही चाहती हूँ कि तुम मुझे कभी मत छोड़ो, सारी जिंदगी बस ऐसे ही मेरे साथ रहो। हाँ बोलो, रहोगी ना मेरे साथ। तो पूजा ऐसे बोल के ना देवी के हाथ पकड़ लेती है कि तो भी देवी को रियलाइज होती कि यार क्या पूजा सच में ही थी।
ये मेरी कोई भी हम नहीं थी। तो फिर देवी घबराते हुए कहती, क्या 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 तुम सच में यही हो? हाँ। तो पूजा कहती, क्यों यकीन नहीं हो रहा है? बोलो क्या यकीन दिला दूँ? हाँ। तो फिर देवी पूजा को नीचे से ऊपर तक दिखने लग जाती हैं। सो है गाइस, इसके आगे की पार्ट देखती हूँ नेक्स्ट वीडियो में और देखती हूँ इसके आने वाला पार्ट में क्या होने वाला। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। पर हाँ यार, जाने से पहले अब सभी से एक रिक्वेस्ट है यार, अगर अभी तो वीडियो को लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया तो किस बात की देरी है यार, जल्दी से लाइक कर दो, शेयर कर दो और चैनल को कर दो सब्सक्राइब। ओके टाटा देन, बाय बाय।